एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो बीए बीएससी सेकेंड ईयर का हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 कवर किया था। इस लेक्चर में हम बचे हुए इस चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, यानी एग्जाम्पल नंबर 8 से लेके एग्जाम्पल नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। तो इसमें हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है x² माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस y² माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू z² माइनस एक्स वाई। तो इसको हमने कंपेयर किया गिवन इक्वेशन के साथ कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। ठीक है, तो हमारी जो लेग्रांजी सब्सिडरी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन r। ठीक है, अब p q r की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अब हमने क्या किया है, यूजिंग एलिमेंट्री अलजेब्रा ईच ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू। एलिमेंट्री अलजेब्रा क्या होता है कि ये जो आपकी इक्वेशन आई है यहाँ पे, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन आई है इसमें हम कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, आपस में इन तीनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब हम कर सकते हैं। दिस इज़ एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म को माइनस कर दिया, फिर सेकंड थर्ड टर्म को माइनस कर दिया और थर्ड और फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो जो हमारा टर्म आएगा वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी पता चल जाएगा क्यों माइनस किया। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म्स भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे फैक्टराइज, तो जो आंसर आ जाएगा वो फैक्टराइज में आएगा। फिर यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। यही रीज़न था कि हमने वहाँ पे एलिमेंट्री अलजेब्रा लगाया। क्या रीज़न था कि जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ रहा है dx माइनस dy। फिर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, y माइनस जेड, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy माइनस dz हो जाएगा। ऐसे ही z माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, dz माइनस dx। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग ले लो। पहले आप यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड फ्रैक्शन को ले लो, फिर सेकेंड थर्ड को ले लेना। फर्स्ट सेकेंड को लोगे तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और सेकेंड थर्ड को लोगे तो आपकी सिमिलरली बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हैंस द सॉल्यूशन इज़ दिस। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। तो एग्जाम्पल नंबर 9 बिल्कुल सिंपल है। सेम इसमें हमने यही किया है, पी क्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, और लेग्रांजीज इक्वेशन में पी क्यू और आर की वैल्यू पुट की है। फिर यहाँ पे हमने डायरेक्टली, हमारा यहाँ पे मल्टीप्लायर बन रहा था, पिछले वाले केस में हमारा मल्टीप्लायर नहीं बन रहा था, इसलिए हमें एलिमेंट्री अलजेब्रा लगाना पड़ा। लेकिन इस स्टेप में हमारा बन रहा है, तो हमने 1 y और z तीनों को ले लिया और तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये जो आपकी एंड में इक्वेशन आ रही है। ठीक है, और ये इक्वेशन अगर ज़ीरो, ये चीज़ अगर ज़ीरो के इक्वल है तो हमारा न्यूमरेटर भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरीके से बाकी की दो टर्म्स, जो सबसे छोटी टर्म्स हैं यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म्स, उनको ले लिया और यहाँ से हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो बी की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। और जो सॉल्यूशन होगा, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a कॉमा बी इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एज इट इज़ था। ठीक है, फिर आती है बात एग्जाम्पल नंबर 10 की। एग्जाम्पल नंबर 10 में भी सिंपल है। पहले आपने मेन इक्वेशन को कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट की। फिर यहाँ पे हमने लेग्रांजी सब्सिडरी इक्वेशन बनाई जहाँ पे हमने पी क्यू और आर की वैल्यू पुट की। फिर हमने मल्टीप्लायर का यूज़ किया, 1 माइनस 1 और 0। हमें ऐसे मल्टीप्लायर्स लेने होते हैं जिससे हम जो इक्वेशन बनाएं उसके डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिक 0 आ जाए। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। दोबारा से हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर्स लिए हैं x, y और 0। इस बार जो मल्टीप्लायर्स लिए हैं वो x, y, 0 लिए हैं ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 आ जाए। ठीक है, फिर हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया। थर्ड इक्वेशन तो हमारी ये वाली है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं कौन सी आ रही है। सेकंड इक्वेशन हमारी ये वाली है, मतलब एक बार कुछ और मल्टीप्लायर्स ले लिए और दूसरी बार कुछ और मल्टीप्लायर्स ले लिए।
अब दोनों आपस में इक्वल है तो हमने एक ही वाली इक्वेशन ले ली और इन दोनों को आपस में, दोनों मल्टीप्लायर्स को आपस में इक्वल कर दिया। अब ये ऐसा क्यों किया, दो बार मल्टीप्लायर्स इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई तीनों में कॉमन जा रहा है, तो हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका z बच जाएगा, यहाँ पे भी z बच जाएगा और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन फोर्थ, अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई। इसके अगर हम पहले दो मेंबर्स यहाँ पे लेते हैं तो z से z भी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट बच जाएगा, यानी डी जेड इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, z माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, मतलब a की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। फिर बाकी के बचे हुए मेंबर्स को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले इसको डिफरेंशिएशन में बनाया है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे आ रहा है, डिनोमिनेटर में z आ रहा है और न्यूमरेटर में डी जेड आ रहा है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही तरीके से बनाना है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अगर हम x की बात करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होता, 2x होता है, मतलब कैसे भी करके हमें यहाँ 2x प्लस 2y बनाना है। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 1/2 से। अब हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लेते हैं और 2x आता है, उसे 1/2 से डिवाइड करते हैं तो वापस से हमारा क्या बचेगा, x dx बचेगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और यहाँ पे हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, फाइनल जनरल सॉल्यूशन आएगा, वो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ z माइनस एक्स प्लस वाई कॉमा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद एक्चुअल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया हमने, p, q और r तीनों की वैल्यू फाइंड आउट की और तीनों की वैल्यू को लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन में पुट कर दिया। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले जो इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी वो ज़रूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से आप पहले दो मेंबर्स ले लो, फिर बाद में बाकी के दो ले लेना। तो पहले दो मेंबर्स लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया हमने एक साथ यहाँ पे। अब देखो ये हमारी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स लेके। ठीक है, तो y को जब वी एक्स लेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह वी एक्स पुट करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ x से कैंसिल आउट हो जाएगा, x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी माइनस वी। सिंपल, जैसा आप तरीका पहले ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद ही हमारा ये आ जाएगा जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन निकालने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी a की, वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपका लॉगरिदम था, अगर आप लॉगरिदम को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो e टू दी पावर में आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद a की वैल्यू निकल गई, फिर हमने b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए हमने मल्टीप्लायर्स की हेल्प ली। 1 और -1/z ये ले लिया हमने मल्टीप्लायर्स। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ गया, तो न्यूमरेटर भी हम कह सकते हैं कि 0 के इक्वल है और यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा a, b इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। mz माइनस एन वाई इंटू पी प्लस एन एक्स माइनस एल जेड इंटू क्यू इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स, यही इक्वेशन हमें गिवन है। अब इसको आप मेन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो हमारी p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू निकल जाएगी, जिसको हम लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा ये आ जाएगा। फिर हमने देखो, अब हमें इसमें डायरेक्टली कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड निकाल पा रहे हैं। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 0 आ गया। ठीक है, ये डायरेक्टली कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, बस जो टर्म है उस टर्म के साथ उसी को मल्टीप्लाई करना है। जैसे डी एक्स है तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई है तो y से कर दिया और डी जेड है तो z से कर दिया।
डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब बात आती है बी की वैल्यू की, मतलब हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, एल एम एन, 3 अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए। जैसे एक्स वाई जेड आया था उसी तरीके से आ जाए, इसलिए हमने एल एम एन ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक आर एस टी या यू वी डब्ल्यू, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे एल एम और एन ले लिया, ठीक है। फिर इसका न्यूमरेटर भी 0 आ गया और यहाँ से हमने इसका इंटीग्रेशन करके बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी की वैल्यूज़ इक्वल टू 0। 13th एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या इसमें गिवन है, इसे ध्यान से देखना। y प्लस जेड प्लस टी इंटू करली टी अपॉन करली एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस टी इंटू करली टी अपॉन करली वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टी इंटू करली टी अपॉन करली जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अगर इस केस में हम देखें कि सब्सिडरी इक्वेशन क्या होगी तो क्या होगी, अगर हम इसे मेन इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये हमारे वेरिएबल टर्म्स हो गए, ठीक है। ये हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी और ये बाकी का ये जो कांस्टेंट यहाँ पे बचा है तो इसमें वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल के आगे जो हमारी वैल्यू पी क्यू और आर की बची वो क्या बची, एक आपकी डी एक्स के डिनोमिनेटर में ये हो जाएगी, डी वाई के ये हो जाएगी और डी जेड के ये हो जाएगी। अब इस केस में हमें 3 की जगह 4 वेरिएबल गिवन है, इसलिए यहाँ पे 4 अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट हुई हैं, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगी। देखो हमने क्या किया, चारों को आपस में यहाँ पे ऐड कर दिया। जब चारों को यहाँ ऐड कर देंगे तो आधे से ज़्यादा टर्म हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। अच्छा, कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्यों कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि सब में प्लस का साइन है। तो हम सबको ऐड कर देंगे तो सबका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स किसका हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी का, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसी इक्वेशन के पहले 2 मेंबर्स ले लिए जहाँ पे x माइनस वाई और y माइनस जेड आ रहा है। माइनस से माइनस हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है उसी का ही डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल लोगे, लॉग में आ जाएगा और यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर बाकी के जो 2 टर्म्स बचे हैं उनका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इंटीग्रेशन करके। फिर बाकी के जो टर्म्स बचेंगे, अभी हमें इसमें 4 वेरिएबल गिवन है तो इसमें हमारी एक वैल्यू एक्स्ट्रा निकलेगी, c की वैल्यू। अभी तक हमें 3 वेरिएबल गिवन थे इसलिए हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बाकी के बचे हुए टर्म्स यहाँ पे लिए हैं और यहाँ से इंटीग्रेशन करके c की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। c की वैल्यू जब आप यहाँ पे निकालोगे तो आपका ये टर्म, ये फंक्शन इक्वल आ जाएगा 0 के। फंक्शन ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस जेड कॉमा वाई माइनस जेड डिवाइड बाई जेड माइनस टी कॉमा जेड माइनस टी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की पावर 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मैं ऑलरेडी पूरे चैप्टर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर चुकी हूँ, आप लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर की जो बाकी की लेक्चर्स की वीडियोस हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉल p cos x प्लस वाई प्लस स्मॉल q साइन x प्लस वाई इक्वल टू जेड। MDU में भी आया हुआ है क्वेश्चन, KU में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन या ऐसे एग्जाम्पल बिल्कुल मत छोड़ा करो जो किसी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, और स्पेशली आपकी यूनिवर्सिटी में आए हैं तो बिल्कुल मत छोड़ा करो, ठीक है। अब इसको जब आप मेन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपकी p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी और हम लेग्रांजी सब्सिडरी इक्वेशन यहाँ पे बना लेंगे। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर्स का यूज़ किया है, किस किस का, 1 1 और 0। 3 मल्टीप्लायर्स हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, 1 1 और 0। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम z की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो यहाँ से हमारा dz वाला टर्म हट जाएगा और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो कॉस और साइन में आ जाएगी। इसका मतलब हम साइन और कॉस के फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट।
उसके बाद हमने एक बार ले लिया मल्टीप्लायर्स 1, -1 और 0। अगेन वही चीज़, माइनस में टर्म्स आ जाएंगे और यहाँ पे dz हट जाएगा क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब थर्ड और फोर्थ मतलब एक बार प्लस करके जो इक्वेशन आई और एक बार माइनस करके जो इक्वेशन आई, उन दोनों इक्वेशन को आपस में यहाँ पे इक्वल कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, देखो dx प्लस dy को इसी साइड रखा है, लेफ्ट हैंड साइड रखा है, और ये जो डिनोमिनेटर आ रहा था राइट हैंड साइड का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके न्यूमरेटर में भेज दिया, भेज सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू dx प्लस dy, और ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया dx माइनस dy। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो यहाँ पे log ऑफ दिस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में आ रहा है। साइन एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपका एज इट इज़ आ गया। फिर एक्स और वाई का डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, यानी डी एक्स प्लस डी वाई। तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सॉल्व किया गया है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, और डी एक्स माइनस डी वाई का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ सारा कुछ लॉग में चल रहा है तो हमें कांस्टेंट भी लॉग में लेना पड़ेगा, तो लॉग ए ले लिया। फिर यहाँ से हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट करा। अब बात आती है बी की वैल्यू पे, मतलब हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाकी के जो 2 फ्रैक्शन बचे थे उनको हमने यहाँ पे ले लिया, उसको इंटीग्रेट कर लिया, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ गया लॉग ऑफ बी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को टी के इक्वल लेट कर लिया। अब इंटीग्रेशन करना है तो सिंपली तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे सपोज़ कर लिया कि एक्स प्लस वाई जो है वो टी के इक्वल है। ठीक है, तो डी एक्स प्लस डी वाई भी क्या हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर वाली वैल्यू भी हमें मिल गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। इतना करने के बाद यहाँ पे हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या होता है ये, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1/√2 को लिख पाएंगे कॉस π/4। ठीक है, और हम यहाँ पे 1/√2 को साइन π/4 भी लिख पाएंगे, इस वजह से हमने यहाँ पे ये लगाया है। उसके बाद यहाँ पे आपका 1/sin की फॉर्म में आएगा, तो वो आपका कॉसेक हो जाएगा अगर आप उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हो। और यहाँ से हमारा जो कांस्टेंट निकल जाएगा वो क्या आ जाएगा, log z प्लस log b आ जाएगा। फिर यहाँ से आप √2 को लेके जाते हो, इस साइड आ जाएगा। अब log b से जब √2 मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा कांस्टेंट आना चाहिए, तो उस दूसरे कांस्टेंट को हमने log c मान लिया। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, √2 log b को हमने यहाँ पे log c ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने डायरेक्टली c की वैल्यू फाइंड आउट की, और हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, फंक्शन ऑफ a, b इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है ये हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम 2.1 के कुछ क्वेश्चंस जो रह गए वो सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जब हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया था, जो हमारा फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर था। ठीक है, p इंटू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस q इंटू साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू z प्लस 1/z। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही है। क्या किया हमने, मेन इक्वेशन से इसको कंपेयर किया और p, q और r की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर हमने p, q, r की वैल्यू को यहाँ लेग्रांजी सब्सिडरी इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लायर क्या ले लिए। अब हम यहाँ पे चाहते हैं dz हट जाए, तो उसके लिए क्यों हट जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि भाई कॉस और साइन में आ रहा है, तो एग्जैक्टली जो हमने पिछले वाले एग्जांपल में करा वही यहाँ पे हम करेंगे। एक बार हम मल्टीप्लायर ले लेंगे 1 1 0, और एक बार ले लेंगे 1 -1 और 0। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया गया है, सिंपली आपने ये लिया dz वाला टर्म यहाँ से हट गया। क्यों, क्योंकि हमने उसका मल्टीप्लायर 0 लिया है और एक बार हमने माइनस में निकाल लिया। ठीक है, अब लास्ट के जो 2 टर्म्स थे उनको हमने एक साथ ले लिया। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में z प्लस 1/z है, इसका एलसीएम लेके न्यूमरेटर में भेज देंगे तो हमारा ये आ जाएगा।
और यहाँ पे क्या इक्वेशन आ रही है कि अगर हम डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो न्यूमरेटर वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो न्यूमरेटर वाला पार्ट आता है। क्यों? क्योंकि हम x प्लस वाई को t लेट कर रहे हैं। ऑलरेडी 14 एग्जाम्पल में हमने ये चीज़ कवर कर ली है, तो आप ये खुद कर सकते हैं। देखो हमारी ये टर्म आएगी और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ पे हमने सिंपली कांस्टेंट लिया है और यहाँ पे कांस्टेंट भी लॉग में लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा सारा कुछ यहाँ लॉग में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, लॉग से लॉग को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से हमारी ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे ही ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी वैसे ही हम बाकी के जो 2 टर्म्स बचे थे उसका यूज़ करके बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सेम वही मेथड है, ठीक है। तो बी की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लोगे लॉग बी में, यहाँ पे आप बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे एग्जांपल्स फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे।